कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लें। सो व्हेन यू सी सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो इसके हम देख पा रहे हैं कि भाई 3 पार्ट्स हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पर जो पैरेनकाइमा है, ठीक है, अब बहुत मतलब डिफरेंस भी आ सकता है, काफी पॉइंट्स आ सकते हैं, तो देखो ध्यान से। पहले हम बात करते हैं पैरेनकाइमा की। तो पैरेनकाइमा का जो सेल्स होता है, दे हैव लार्ज, इनके सेल्स की बात हो रही है, लार्ज इंटर सेल्यूलर स्पेस, ठीक है। कॉलेनकाइमा की बात करें तो इनके सेल्स का के बारे में ऐसा है, दे हैव लिटिल इंटर सेल्यूलर स्पेस। और अगर हम बात करें सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, दे हैव ऑलमोस्ट नो इंटर सेल्यूलर स्पेस। तो यानी अब इनके सेल्स को अगर देखो तो इनके सेल्स में ना काफी स्पेसेस होते हैं, इसमें पैरेनकाइमा, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट कॉलेनकाइमा, इनके सेल्स में मतलब स्पेसेस जो है थोड़े कम हो जाते हैं। और अगर हम बात करें स्क्लेरेनकाइमा की, तो इनके पास तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि इंटरसेलुलर स्पेस ही नहीं होता, ठीक है, काफ़ी पैक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके। तो ये एक डिफरेंस। अगर मैं इनका फंक्शन बता दूं ना तो आपको एग्जैक्टली इसका आइडिया लग जाएगा क्यों ऐसे होता है, ठीक है। तो फंक्शन मैं यहाँ पर आपको पहले ही लिख देता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हद तक इनका आइडिया मिल जाएगा कि इनका ये क्या परफॉर्म करते हैं, क्या फंक्शन है। एक तो भैया ये है कि दे स्टोर फूड, फूड स्टोरेज का काम है। और दूसरा फंक्शन पैरेनकाइमा का है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो प्लांट में जो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है ना, ज़रूरी है प्लांट जो है वो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम कपड़े की तरह नीचे लुढ़क जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, पैरेनकाइमा। तो याद रखें पैरेनकाइमा के बारे में, देखो मैंने वहाँ बताया था कि वहाँ भी फूड स्टोरेज के बारे में जो अपना जाइलम फ्लोएम है, वहाँ भी पैरेनकाइमा का मेन एक काम तो यही है ना। तो स्टोरेज, फूड स्टोरेज काम है इसका, और मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम है। अगर हम बात करें कॉलेनकाइमा के फंक्शन की, तो कॉलेनकाइमा का फंक्शन क्या है, प्लांट में जहाँ पर इजी बेंडिंग हो पाती है, हमको पता है कि प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो वो किस वजह से होता है, कॉलेनकाइमा की वजह से। सो दिस प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल्सो मैकेनिकल सपोर्ट। तो प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, होती है, और जो मतलब जैसे यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट इनका भी काम है, मेन इनका ही है, इसके अलावा ये भी सपोर्ट करने का काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक एग्जांपल देता हूँ इसकी लोकेशन का। जैसे आपको पता होगा लीफ, जो भी पत्ते होते हैं, पत्तों का ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको स्टॉक, लीफ स्टॉक कहते हैं। तो इस लीफ स्टॉक को आप बेंड करके देखो, तोड़ने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल से ना बेंड हो जाएंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनका ऊपर का अगर एपिडर्मिस हटा दो, ऊपर का मतलब लेयर ग्रीन वाला हटा दो आप, तो इसके अंदर एक वाइट कलर का आपको एक टिश्यू दिखेगा, एंड दैट टिश्यू इज येलोइश वाइट या वाइट कलर का। उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, दैट इज योर कॉलेनकाइमा। तो यानी उसका एक लोकेशन यहाँ समझ लो। क्या प्रोवाइड, मेनली इससे फ्लेक्सिबिलिटी याद रखना, इससे फूड स्टोरेज और मैकेनिकल सपोर्ट याद रखना। और स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या है, स्क्लेरेनकाइमा जो है वो एग्जैक्टली स्टिफनेस। तो प्लांट्स में जो हार्डनेस जिस पार्ट में होता है, स्टिफनेस जिस पार्ट में होता है ना, वो किस वजह से होता है, स्क्लेरेनकाइमा। इसका भी एक एग्जांपल याद रख लो, सीड की, ज्यादातर सीड की जो कोटिंग होती है, सीड कोट, या फिर कोकोनट का हस्क, उसका जो कवच होता है कितना हार्ड होता है, तो वो क्यों है, किस वजह से है, स्क्लेरेनकाइमा वाले टिश्यू की वजह से है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हार्डनेस चाहिए, तो हार्डनेस के लिए अगर स्टिफनेस ही इसका फंक्शन है, तो स्टिफनेस के लिए क्या चाहिए, देखो स्पेसेस कम होने चाहिए ताकि एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो। ठीक है, ऑल्सो दे हैव, देखो स्टिफनेस के लिए क्या क्या चीजें आ रही है, ऑल्सो दे हैव थिक सेल वॉल।
सेल वॉल कैसा है इनका, थिक रहेगा। फिर से हार्डनेस, मतलब सारी पॉइंट्स है ना हार्डनेस ले आएगी, चाहे नो इंटरसेलुलर स्पेस हो, चाहे थिक सेल वॉल हो, ठीक है। और ये थिक सेल वॉल में भी एक और चीज जुड़ जाती है, किस चीज से बना है ये, ठीक है। इनके सेल वॉल में एक और मटेरियल होता है जिसको लिग्निन कहा जाता है, जो ऑलमोस्ट मतलब सीमेंटिंग मटेरियल है। जो एक्चुअल हार्डनेस आ रहा है वो इन सब की वजह से आ रहा है। नो इंटरसेलुलर स्पेस, थिक सेल वॉल, है ना, मेड ऑफ लिग्निन। ओके, तो ये सारी चीजें। और देखो एक और पॉइंट है जो इनकी हार्डनेस के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ऑल द सेल्स आर डेड, तो यानी इनके पास कौन से सेल्स हैं, डेड सेल्स है। डेड सेल्स है भाई, फिर तो हार्ड होगा ही। तो इन सब रीजन से ये हार्डनेस आ जाती है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के अंदर, है ना। कोकोनट हस्क के अंदर, या कोकोनट हस्क किसके बना है, इसी से बना हुआ है। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम कॉलेनकाइमा, जो इनसे थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स में स्पेसेस, सॉरी सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस थोड़े हैं, जैसे यहाँ पे नहीं था, इसमें है, ठीक है। और एक बात, इनके सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा आर इलोंगेटेड, लंबे होते हैं, ठीक है, विथ सेल वॉल्स irregularly thickened या थिक एट कॉर्नर्स, ठीक है। मतलब सेल वॉल्स थिक हैं पर ज्यादा करके कॉर्नर में। इसमें कैसा थ्रू आउट थिक सेल वॉल है। इसमें देखो यहाँ पर पूरा पैक था, यहाँ पर क्या है, थोड़ा स्पेसेस ज्यादा। डिफरेंस का पॉइंट तैयार करो, है ना। इसमें सेल वॉल कंप्लीटली थिक, यहाँ पर थिक एट कॉर्नर्स, लॉन्ग सेल वॉल, लॉन्ग सेल्स है यहाँ पर, इलोंगेटेड सेल्स है, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पर डेड सेल्स है, दे आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स, यानी ये बने हैं लाइव सेल्स, ठीक है। कॉलेनकाइमा लोकेशन भी एक बता दिया मैंने आपको, है ना। इसके बाद बात करते हैं पेरेन्काइमा की, जो कि फूड स्टोरेज और मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। देखो यहाँ पर नो स्पेस था, यहाँ पर लिटिल स्पेस था, यहाँ पर लार्ज स्पेसेस है सेल्स के बीच में, ओके। और इनका भी सेल्स जो है, जैसे यहाँ पर डेड सेल था, इस वाले में लिविंग था, यहाँ पर भी लिविंग सेल्स है, लाइव सेल से बना हुआ है, ठीक है। अगर हम सेल वॉल की बात करें, इसमें थिक था, इसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे थिक था, और इसमें कैसा है, इसमें थिन सेल वॉल, ठीक है। डिफरेंस की पॉइंट रेडी हो गई आपकी। और इसके अलावा पेरेन्काइमा कुछ स्पेशल टाइप भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। दो पेरेन्काइमा के स्पेशल टाइप्स आप याद रखो। एक है क्लोरेन्काइमा, ठीक है, कॉलेनकाइमा नहीं, क्लोरेन्काइमा। और दूसरा है एरेन्काइमा। तो क्या है क्लोरेन्काइमा, वो टाइप का पेरेन्काइमा, या वो पेरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है। पेरेन्काइमा दैट कंटेन क्लोरोफिल, दे आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा, ठीक है। तो यानी कह सकते हो क्लोरोफिल कंटेनिंग पेरेन्काइमा, उनको क्या कहा जाता है, क्लोरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर एरेन्काइमा, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स हैं, या एक्वाटिक प्लांट्स जो फ्लोट कर सकते हैं। तो फ्लोट करने की खूबी कहां से आई उनके अंदर बायंसी कहां से आई फ्लोट करने की, तो यानी उनके अंदर क्या होता है ना, एयर स्पेसेस होता है, ठीक है। तो यानी ऐसे पेरेन्काइमा जो एक्वाटिक प्लांट्स के पेरेन्काइमा है ना, उनके अंदर एयर स्पेसेस होते हैं, उन्हीं पेरेन्काइमा को क्या कहते हैं, एरेन्काइमा, ठीक है। क्या हो जाएगा एरेन्काइमा, एयर स्पेसेस कंटेनिंग पेरेन्काइमा। और ये किस में होगा, सिर्फ एक्वाटिक प्लांट्स में, है ना, ताकि उनको फ्लोट करने के लिए जो बायंसी है ना, फ्लोट करने की एबिलिटी जो है वो उनको मिल सके। ओके, सो बाय दिस यहाँ पर हमने प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लिया। एनिमल टिश्यू यानी ऑब्वियसली यार टिश्यू जो एनिमल के अंदर होंगे, है ना। तो यहाँ पर एनिमल टिश्यू के भी 4 मेन टाइप्स है। कौन से, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, और नर्वस टिश्यू है, ठीक है। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। तो यहाँ पर एपिथेलियल का मतलब, एपी मतलब होता है आउटर, मतलब जनरली कोई भी हमारे मतलब बॉडी का पार्ट हो,
है ना, कोई भी एनिमल की बॉडी का पार्ट हो या ऑर्गन हो, इन सब का एक आउटर लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करने का काम करता है, या फिर ये किसी दो पार्ट को सेपरेट करने के लिए एक लेयर का फॉर्म मतलब काम करता है एग्जैक्टली। तो यानी तुम एपिथेलियल को एज प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हो, है ना। तो यहां पर एपिथेलियल का उसके सेल्स के शेप के हिसाब से यहां पर कुछ टाइप्स दिए हैं। मेजर जो है यहां पर स्क्वेमस दिया है आपको, स्क्वेमस का ही एक टाइप है स्ट्रेटिफाइड, वो देखेंगे, कॉलमनार है, क्यूबॉइडल है, और एडिशनल में ग्लैंडुलर भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्क्वेमस एपिथेलियम कैसा होता है। स्क्वेमस एपिथेलियम दोस्तों बहुत थिन होता है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा थिन इसके सेल्स होते हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट कुछ इस टाइप की वेरी थिन सेल्स, जितना अज्यूम कर सकते हो, सोच सकते हो, एकदम समझो चीज, एकदम पतला सा चीज का लेयर, ऐसे या इनके अंदर के सेल्स होते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम के ये हो गया मान लो उसका न्यूक्लियस, तो ऐसे ये स्क्वेमस एपिथेलियम है, दे आर वेरी थिन, है ना, इतने पतले मेम्ब्रेन होते हैं। कहां पर होते हैं ऐसा वाला एपिथेलियम, कहां होता है, एग्जाम्पल दिया है देखो, माउथ के इनर लाइनिंग में, हमारे माउथ के इनर लाइनिंग में, और ईसोफेगस यानी फूड पाइप के जो इनर लाइनिंग में इस तरह के एकदम फाइन वाले एपिथेलियम होते हैं। ओके, ऑब्वियसली वहां पर हमको इतना ज्यादा स्टिफ या हार्ड लेयर की जरूरत नहीं है, इतना स्ट्रांग या कहो तो उतना थिक लेयर की जरूरत नहीं है। उन पार्ट्स में बहुत सॉफ्ट लाइनिंग होती है, ठीक है, माउथ और ईसोफेगस के इनर लाइनिंग में स्क्वेमस एपिथेलियम थिन वाला वैसा प्रेजेंट होता है। ओके, ये लोकेशन आप याद रखो, इसके और बेस मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इनडायरेक्ट आते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि माउथ और ईसोफेगस के इनर लाइनिंग में कौन सा वाला टिश्यू प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का मतलब क्या। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का मतलब कि ऐसे ही स्क्वेमस को मान लो कि आपने बहुत सारे ऐसे पतले पतले लेयर्स लिए, ठीक है, और एक के बाद एक ऐसे लेयर्स, एक के ऊपर एक लेयर्स रखते गए, तो क्या हो जाएगा, इतना एक थिक सा लेयर फॉर्म हो जाएगा, राइट, एक थिक लेयर ऐसा फॉर्म हो जाएगा, जिसमें आपको ऐसे काफी सारी ऐसे लाइनिंग्स दिखेंगी, स्ट्रेटेशंस दिखेंगे, इन्हीं को, ठीक है, ये लाइनिंग्स को ही स्ट्रेटेशंस कहा जाता है। तो ऐसी लाइनिंग्स होंगी बिकॉज ऑफ थिक, है ना, मतलब मान लो कि पूरा बंडल ऑफ स्क्वेमस, पतले पतले स्क्वेमस को एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया गया है, तो इस तरह का थिक लेयर फॉर्म हो जाएगा। और ऐसा वाला स्क्वेमस कहां पर चाहिए होता है, ये हमारे स्किन, है ना, नॉर्मली जो हमारा स्किन है वो इतना पतला नहीं है ना, ये ऐसा है कि भाई बहुत सारे मार को झेल लेता है ना, काफी सारा इंजुरी जो है उससे बचा लेता है, तो काफी स्ट्रांग होता है ये, है ना। तो ये अगर बहुत पतला होता जैसे ईसोफेगस या माउथ की लाइनिंग होती है अंदर से, ठीक है, एग्जैक्टली वैसा होता, तब तो भाई जगह जगह पे हमको मार लगती रहती है ना, हमको चोट लग जाती, स्क्रैचेस आ जाते बहुत जल्दी से, आसानी से। तो क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत रफ एंड टफ बनना है स्किन को हमारे, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे इस तरह के स्क्वेमस एक के ऊपर एक ऐसे थप्पे लगा के पड़े होते हैं, है ना। तो इसमें हमारा स्किन जो है ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, इसके अलावा कॉलमनार, ये सब सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स कैसे उसके हिसाब से। तो जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन कहो, स्मॉल इंटेस्टाइन कहो, तो आपको पता होगा कि जो डाइजेस्टेड मैटर है उसको अब्सॉर्ब करने के लिए इंटेस्टाइन के अंदर विलीज, फिंगर लाइक, न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विलीज। तो वो एग्जैक्टली कौन से टाइप के टिश्यू से बना हुआ है, कॉलमनार कहो या सिलिएटेड कहो, इनके जो सेल्स होते हैं कुछ मतलब काफी लंबे ऐसे कॉलम्स की तरह या कहो तो पिलर्स की तरह होते हैं, ठीक है, इस तरह के सेल्स होते हैं इनके अंदर, और ऐसा पूरा ये ऐसा लेयर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखो कि इनमें कॉलम्स की तरह ऐसे काफी पिलर्स की तरह इनके अंदर ये सेल्स होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में, है ना। ये ऐसे मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को सीलिया भी कहा जाता है, इसलिए उनको सीलिएटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है। ओके, क्यूबॉइडल, अगेन क्यूबॉइडल क्या होगा, इनके जो सेल्स होते हैं ना वो ऐसे क्यूब शेप के होते हैं, इसके लिए इनका नाम जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा गया है। इनका लोकेशन याद रखो, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, जो किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्स जो किडनी के अंदर हैं, उन सब में कौन सा वाला टाइप का एपिथेलियम प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल शेप के सेल्स हैं उनके अंदर, ऐसा वाला एपिथेलियम प्रेजेंट है, ठीक है।
और इसके अलावा ग्लैंडुलर की बात करें, ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर से हॉर्मोन्स या एंजाइम्स निकलने की व्यवस्था होती है। तो काफी हद तक ग्लैंडुलर कैसे होंगे वो देख लो, इनके जो सेल्स है वो ऐसे अंदर की तरफ से ओपन रहेंगे ताकि उनके अंदर से लिक्विड या कुछ जो सेक्रीशन निकलना हो निकल पाए। तो इस तरह का ग्लैंडुलर, ठीक है, एपिथेलियम होता है जहां से, यानी एग्जैक्टली ग्लैंड का लोकेशन जहां से सेक्रीशंस निकलेंगे। जैसे हमारा स्वेट ग्लैंड्स हो गया, है ना, ऑयल ग्लैंड्स हो गया, तो ये सबसे क्या होता है? पोर्स होते हैं जहां से हमको स्वेट, ऑयल ये सब निकलता है। तो इस तरह का वहां पर स्ट्रक्चर्स होता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू की। तो एनिमल में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम से ही समझ में आ रहा है क्या करता होगा? एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम है, राइट। तो जैसे मान लो कि अगर हम बात करते हैं बोन्स की, तो बोन्स क्या करते हैं? बोन्स, है ना, यहाँ इस पार्ट को इस पार्ट से पूरा जोड़ रहे हैं। ये बोन्स नहीं होते तो कैसे कनेक्शन होता? ये मूवमेंट कैसे होता? बोन्स की कनेक्शन से हो पा रहा है, राइट। तो बोन इज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी हमारे हर एक सेल को, है ना, फूड, न्यूट्रिशन, वेस्ट, ये सब ट्रांसपोर्टेशन करने का काम किसका है? ब्लड का। तो ब्लड हर एक सेल तक का कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना। ऐसे कार्टिलेजेस है, लिगामेंट्स है, टेंडॉन्स है, एडिपोज है, एरियुलर है, क्या है एग्जैक्टली वो भी हम देख लेते हैं। पहले कनेक्टिव टिश्यू का एक बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना कभी भी, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें एक मीडियम होता है। कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हो, उसका बनावट एक ही जैसा है। एक मीडियम रहता है जिस मीडियम को मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये मीडियम दैट इज मैट्रिक्स होता है और उसके अंदर बीच बीच में क्या होता है? सेल्स होते हैं, वो पर्टिकुलर सेल्स होंगे। जैसे मान लो कि अगर हम कह रहे हैं ब्लड, मतलब हर एक कनेक्टिव टिश्यू का ऐसे ही बनावट है कि मीडियम है और उसमें बीच बीच में एम्बेडेड क्या है? सेल्स है। तो अब क्या होगा? जैसे ब्लड की बात करें तो ब्लड में मीडियम क्या होता है? ब्लड में मीडियम होता है प्लाज्मा, है ना। और प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब सेल्स है, राइट। तो ऐसे ही बोन का भी अगर देखो तो बोन भी क्या होता है? बोन में वो मीडियम सॉलिड होता है ना। और वो सॉलिड मीडियम के अंदर कैल्शियम का एक कंपाउंड, मैंने आपको पिछले पार्ट पूछा था, एग्जैक्टली काफी लोगों का आंसर भी आया है। अभी भी मैं यही चाहूंगा, कौन सा कंपाउंड है कैल्शियम का, ठीक है, जो हमारे बोन के अंदर होता है, एज अ मीडियम फॉर्म करता है। और उस बोन के मीडियम में, उस कंपाउंड में बीच बीच में क्या होता है? बोन सेल्स होते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, ये कैल्शियम का कौन सा वाला कंपाउंड है? वेदर इट इज कैल्शियम सल्फेट और इट इज कैल्शियम फॉस्फेट, ये आप बताओगे। ये आपके लिए सवाल है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, ठीक है। और इसके बीच बीच में ये सेल्स कौन से होते हैं? बोन सेल्स है ये, ओके। तो यानी हर एक कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर इसी तरीके से। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको इनके लिए, कार्टिलेजेस के लिए, लिगामेंट के लिए और टेंडॉन के लिए कुछ याद दिलाता हूँ आपको। ये कार्टिलेज को आप एज अ सॉफ्ट बोन याद रखो। सॉफ्ट बोन एग्जैक्टली लिख रहा नहीं है एग्जाम में, पर ये सब जो है ये सब कार्टिलेजेस है। थोड़ा सा मतलब क्रंची टाइप होता है लेकिन एकदम स्टिफ नहीं होता है ना, फ्लेक्सिबल टाइप के होता है। लिगामेंट से एक वर्ड याद रखो, BLB, यानी बोन को बोन से जोड़ता कौन है? लिगामेंट। टेंडॉन से याद रखो MTB, यानी मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है? टेंडॉन। तो ये सब कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। मैं आपको इनके बारे में एक आइडिया दे दूं। जैसे सपोज ये एक बोन है, ठीक है, और इस एक बोन के सरफेस को थोड़ा स्मूथ बनाया जाता है ताकि उसको दूसरे बोन से कनेक्ट किया जा सके। तो मान लो अब ये सेकेंड बोन है, यहां पर ऐसे कुछ, और इसका भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए क्या लगाया गया है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? सरफेस को स्मूथ करने वाला बोन के, दैट इज अ कार्टिलेज, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली कार्टिलेज। और इनके बीच में अब बोन्स को बोन से जोड़ कौन रहा है? तो ये जो चीज है, दिस इज लिगामेंट। ये है आपका लिगामेंट, बोन्स को बोन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, BLB, ठीक है। और इसके अलावा जो मसल्स हैं, मसल्स को बोन से अटैच कौन कर रहा है? मसल्स को बोन से अटैच करने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड टेंडन। याद रखना, नहीं तो भाई ये मसल जो यहाँ पड़ा हुआ है वैसे निकल के आप कहीं से भी पास कर लेते हो, इधर का मसल इधर ले आते, इधर का मसल इधर ले आते, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो ये
लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ रहा है, कार्टिलेज बोन के सरफेस को स्मूथ कर रहा है, और टेंडॉन्स क्या कर रहा है, मसल्स को बोन से अटैच कर रहा है। ओके, इसके अलावा एडिपोज क्या है, दे आर फैट टिश्यू, जो हमारी बॉडी में फैट सेल्स होते हैं वो इन टिश्यूज के अंदर है, एडिपोज टिश्यू। ओके, अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर क्या होता है, ये हमारे स्किन की जस्ट नीचे, स्किन को बॉडी से अटैच करने का काम कर रहा है। सो दिस इज प्रेजेंट बिलो द स्किन। ओके, एरियोलर। तो यहां पर हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू एग्जैक्टली क्या करते हैं, दे आर हेल्पफुल, ये हमारी बॉडी में एक्चुअल जो मूवमेंट होता है ना, इनकी वजह से हो पाता है। मसल्स जो है यही मूवमेंट करा पाते हैं। तो मसल्स का स्पेशलिटी क्या है, देखो, मसल्स कैन रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स के पास खूबी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। हमारे हार्ट में भी मसल्स ही है जिससे वो ऐसा कर पाते हैं, राइट। तो ये ऐसा क्यों कर पाते हैं, बिकॉज इनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है विच आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ये मसल्स जो है वो क्या कर पाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी उनके अंदर होती है। ओके, तो मसल्स यानी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो मसल सेल्स के अंदर होते हैं, राइट। अब मसल सेल्स की भी अगर हम बात करें तो इसके भी टाइप्स हो गए, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। इनफैक्ट मसल्स को आप है ना दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, एक वॉलंटरी और दूसरा इनवॉलंटरी। क्या आपको वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का मतलब पता है? वॉलंटरी मतलब क्या होता है, जो जिसको हम अपनी विल से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जिन मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी चाहत से। जैसे ये मूवमेंट को हम अपनी विल से कर रहे हैं ना, तो ये वॉलंटरी मसल्स हुआ। जो हमारे हाथ पैरों में जो मसल्स है वो वॉलंटरी मसल्स हुआ, राइट। और इनवॉलंटरी मसल्स में कौन सा वाला आता है, इनवॉलंटरी मसल्स में देखो, वॉलंटरी मसल, ये जो स्ट्रेटेड मसल है ना, दिस इज अ वॉलंटरी मसल, ठीक है। इनवॉलंटरी मसल में कौन सा आता है, जो हमारी विल से हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि जो हमारा हार्ट वाला मसल है ना, कार्डियक, ये मसल और कहीं प्रेजेंट नहीं होता भाई, याद रखो, ये हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स है दे आर कार्डियक मसल्स, ठीक है, ये और कहीं प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, तो ये इनवॉलंटरी में आ जाएगा, कार्डियक। और ये स्ट्रेटेड भी जो है, दैट इज सॉरी, जो स्मूथ मसल्स है ये भी हमारे इनवॉलंटरी में ही आ जाएंगे। आपको स्मूथ मसल का एक लोकेशन अपनी किताब से या कहीं से भी एक लोकेशन हमारी बॉडी में कहां पर होता है, ये आपको ढूंढ के बताना। एग्जाम में ये सब चीजें आती हैं तो आपको वो लोकेशन याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉलंटरी यानी जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जो हमारे अपेंडेजेस, लिम्स के, हाथ पैर के जो मसल्स है, ठीक है, वो सब इस कैटेगरी से आता है। तो ये कंट्रोलेबल है, दे आर वॉलंटरी मसल्स। आप डिफरेंस में ये पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। स्ट्रेटेड मसल्स क्या है, दे आर वॉलंटरी, ठीक है। ये कैसे हैं, इनवॉलंटरी। ये कैसे हैं, दे आर ऑल्सो इनवॉलंटरी, ठीक है। इसके अलावा अब इनके सेल्स की बात करें तो सेल्स कैसे दिख रहे हैं, इनका शेप कैसा है, सिलिंड्रिकल। स्ट्रेटेड मसल्स की हम बात करें, स्ट्रेटेड क्यों कहते हैं, इन पे ये लाइंस दिख रहे हैं ना, स्ट्रेटेशन, इसके लिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल शेप है इनके सेल्स का। और देखो, एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, यानी कह सकते हो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, देयर सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। और इसके अलावा कोई ब्रांचेस नहीं दिख रहे, एकदम स्ट्रेट है, सो दैट इज अनब्रांच्ड। तो ये किसके बारे में हो गया, ये बात हो गया स्ट्रेटेड मसल्स के सेल्स के बारे में, कि इनके सेल्स एग्जैक्टली कैसे होते हैं। दे आर सिलिंड्रिकल इन शेप, मल्टी न्यूक्लिएटेड, हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियस एंड अनब्रांच, ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की तो आप देख सकते हो एक एक सेल कैसा दिख रहा है इसका। क्या ये सिलिंड्रिकल शेप का है, ऑफ कोर्स नॉट। इस शेप को स्पिंडल शेप कहते हैं। सो दे आर स्पिंडल शेप। इनके जो सेल्स हैं कैसे हैं, स्पिंडल शेप के हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस कितना है एक सेल में, देखो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, यानी यूनी न्यूक्लिएटेड। और ब्रांचेस दिख रहे हैं कि एक सेल में कोई ब्रांच निकला हुआ है, नहीं, सो दैट इज अनब्रांच्ड, ठीक है।
अगर हम बात करें कार्डियक, जो हमारे हार्ट के अंदर मसल्स है, इनका देख लो, ब्रांचेस भी हैं, एक सेल में एक न्यूक्लियस है और सिलिंड्रिकल शेप है। तो इनका शेप हो गया सिलिंड्रिकल, ठीक है। एंड एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, वो एक सेल में एक न्यूक्लियस, दूसरे में दूसरा न्यूक्लियस, यानी यूनी न्यूक्लिएटेड। और देखो ब्रांचेस हैं इसमें, सो दे आर ब्रांच। तो ये सब देखो डिफरेंस के हिसाब से भी याद रख सकते हो। डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, मसल सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस पार्ट। इसके बाद बात करते हैं लास्ट वाला जो एनिमल टिश्यू का है, नर्वस टिश्यू। इनकी क्या खूबी है भाई, नर्वस टिश्यू जो होते हैं ना, ये स्पेशलाइज होते हैं इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इनकी खूबी होती है कि वायर की तरह करंट के कंडक्शन के लिए बने हुए हैं। तो हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, वो किससे बना हुआ है, ये पूरा का पूरा इस टाइप के सेल से बना है। क्या कहते हैं इनको, दे आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं इनको, न्यूरॉन्स कहा जाता है। इस पार्ट को बोलते हैं साइटॉन, इस पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन, और ये जो होता है इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। ये मेन 3 पार्ट से याद रखो, साइटॉन, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, ठीक है। और इसमें ये ऑब्वियसली दिस इज अ न्यूक्लियस। ये पार्ट को बोलते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जिससे पूरा नर्वस सिस्टम बना है। चाहे तुम ब्रेन कहो या स्पाइनल कॉर्ड कहो या फिर नर्व्स कहो, ये सब कुछ इन्हीं न्यूरॉन से बने हुए हैं जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कंडक्शन करने की एबिलिटी अपने पास रखते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल इसका जो है कैसे कंडक्शन करते हैं ये सब